के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, खास करके मैथ्स के क्लास के लिए। तो इसमें हम लोग जो है आज सीखेंगे ग्राफीय विधि से हल करना समीकरण को, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बीजगणितीय विधि के बारे में। ये इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बीजगणितीय विधि अगर हम सीख लेते हैं तो उसके बाद ग्राफीय विधि को सॉल्व करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम पहले जो है कॉन्सेप्ट को समझें, और इसके लिए जो है बीजगणितीय विधि में किसी एक विधि को सीख लेना है, खास करके विलोपन विधि। विलोपन विधि को हम लोग पहले सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल पर जो है हम क्लास 10th के लिए जो है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैथ्स और जो है ज्योग्राफी के जैसे सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो है हम बता दें कि मैथ्स में जो है सिलेबस हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा चुके हैं, जिसमें चैप्टर 2 जो है ऑलमोस्ट फिनिश है। चैप्टर 1 में एक एक्सरसाइज जो लास्ट का था 1.4 उसको छोड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि हम लोग जो है सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, सिलेबस में जो मंथली सिलेबस दिया हुआ होता है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे कारण है कि जो है हम लोगों का फर्स्ट टर्म एग्जाम और फिर हाफ ईयरली एग्जाम, इस तरीके से जो है बीच बीच में भी एग्जाम्स आते रहते हैं। तो इसके चलते जो है अपने सिलेबस में और सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाने के लिए हम जो है आपको सिलेबस वाइज पढ़ा रहे हैं। फिर बाद में जो है मंथली सिलेबस नेक्स्ट जब फर्स्ट टर्म एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो सिलेबस रहेगा उसको पढ़ाएंगे। और फिर जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा जो है जो टर्म एग्जाम आने से पहले सिलेबस कंप्लीट रहे अपना, उसके लिए ठीक है, ताकि हम जो है टर्म एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स जो है ला सके और हमारा परफॉर्मेंस जो है वो शुरू से ही अच्छा रहे और बाद में भी अच्छा ही होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम सिलेबस जो है मंथली कवर करा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है अभी पढ़ा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका एक्सरसाइज हम लोग जो है अभी बनाएंगे 3.2। ठीक है, 3.1 जो है ऑलरेडी पिछले क्लास में हम बताए हैं और उसमें जो है ग्राफ बनाना सिखाए थे कि ग्राफ जो है कैसे लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन जो है दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में, सेंटेंसेस में ढेर सारा पैराग्राफ का एक क्वेश्चन बना के दे दिया है और उसको आपसे कहा है कि आप जो है उसका बीजगणितीय रूप या फिर जो है ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने को कह रहा है, तो उसका तरीका जो है हम ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में सिखा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास वाली वीडियो को भी जरूर से जाकर के देख लीजिए और सीख लीजिए, ताकि जो है वो कॉन्सेप्ट आपको आसानी से क्लियर रहे और आगे वाले जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको भी समझने में आसानी हो जाए। तो आप जो है क्लासेस को रेगुलरली और पार्ट वाइज अगर देखते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, बेहतरीन रहेगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ और आपके अंदर जो है आपके मन में कोई भी डाउट जो है न रह जाए। तो इसके लिए जो है बेहतरीन तरीका जो है हम आपको सिखा रहे हैं। और अब जो है आगे आते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। पहले हम बता देते हैं कि इस एक्सरसाइज का जो है इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि इस एक्सरसाइज से जो है 5 मार्क्स के लिए जो है लॉन्ग वाले सेक्शन में, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग वाले सेक्शन में जो है क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, जिसको कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए भी क्योंकि यहाँ से जो है जब क्वेश्चंस आएंगे तो 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन है जिसको हम बोलेंगे कि उसको रखो अपने पास सेलेक्ट करके कि अगर बाद में कोई क्वेश्चन कम पड़ रहा है, मजबूरी है कि हमको इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाना पड़े, तो उस टाइप में को जो है उसको बनाएंगे। ठीक है, 2 तरह का क्वेश्चन है, एक है ग्राफ बनाने वाला, ग्राफीय विधि से हल करने वाला, ठीक है, और दूसरा होता है बजगुणन विधि से हल करना। ठीक है, तो अगर जो है बजगुणन विधि से हल करने को कह रहा है तो हम तो बोलेंगे कि भाई चुपचाप से जो है उसको हल कर लो। लेकिन अगर आपसे जो है ग्राफीय विधि से हल करने को कहा है तो क्या करना है, तो आप जो है उसको सेलेक्ट करके रख लो, कहो कि भाई ये तो हम बना सकते हैं लेकिन बाद में बनाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन जो है छूट रहा है, मजबूरी है कि कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमको और लास्ट ऑप्शन है कि इसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, समय है आपके पास, तब जाकर जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जो है सीखेंगे। विलोपन विधि पहले सीखेंगे, फिर जाकर के जो है आगे जो है प्रतिस्थापन विधि होता है उसको देखेंगे। फिर जो है हम लोग तीसरा विधि समझेंगे, वो कौन सा है, तीसरा विधि जो है आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है बज्र गुणन विधि।
तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों ही विधि जो है इसको हम लोग रखते हैं किसमें, इसको रखते हैं बीजगणितीय विधि के अंतर्गत। ऐसे तो कई सारी विधियां और भी हैं, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में जो है 3 विधि के बारे में ही बताया है, तो हम लोग 3 की चर्चा जो है करेंगे। सबसे ज्यादा आसान जो है शुरुआत में आपको जो है विलोपन विधि रहता है, ठीक है। शुरुआत में विलोपन विधि सबसे ज्यादा आसान है, तो हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लो, ताकि जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय आपको काफी ज्यादा जो है आसानी महसूस हो, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान से देखिएगा कि एक जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने, एक 2 समीकरण है, यानी कि रैखिक समीकरणों का युग्म जो है हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक जो समीकरण है वो कहता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है दूसरा वाला, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, व्यापक रूप जैसे लिखते थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, उस तरह के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी व्यापक रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पहला समीकरण है वो हमें व्यापक रूप में नहीं दिख रहा, तो करो क्या कि इसको भी व्यापक रूप में जो है लिख लो, ठीक है। इसको भी व्यापक रूप में लिख लो, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑलरेडी जगह छोड़े हुए थे, ठीक है। ये इज इक्वल टू से इधर आएगा, ठीक है, तो ये -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हुआ, तो ये 2 समीकरण जो है हमारे पास जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 कह देते हैं, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 कह देते हैं, ठीक है। ये सीधे हम अब सॉल्व कर रहे हैं, समझे। तो इसको इस तरीके से लिख लेना है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, विलोपन विधि से जब ज्ञात करना होता है ना, तो इसको पहले तो जो है आप एक बार चेक कर लो कि इसका हल संभव है कि नहीं। तो आप इसको 2 तरीके से लिख के भी चेक कर सकते हो या मन ही मन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पता कैसे चलेगा कि हमको करना क्या है इसमें जो है सॉल्व चेक करने के लिए, ठीक है। तो हम बताए थे अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। किसी को याद है अनुपात कैसे ज्ञात करते थे हम लोग इसका, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू a2 बाई b2, ठीक है। सॉरी, यहाँ b1 बाई b2 हो जाएगा, b1 बाई b2। अगर ये दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आता है, मतलब ये दोनों ही बराबर नहीं आते हैं, तब हम क्या कहेंगे कि इसका केवल और केवल एक हल है, केवल और केवल एक हल है। तो हम ऐसी स्थिति में ही, जब ये वाला कंडीशन हो हमारे पास कि केवल और केवल एक ही हल हमारे पास है, तभी जो है हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। अदरवाइज जो है इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करके जो है छोड़ देंगे, समझे। तो इसको ज्ञात करो पहले तो तुम, ठीक है, इसको पहले जो है तुम ज्ञात कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो है क्या करना है हमको, यहाँ से जो है ज्ञात कर लेते हैं अनुपात, ठीक है। तो अनुपात ज्ञात कर ले, गुणांकों का अनुपात, ठीक है। ये जो है गुणांकों का अनुपात है, तो ये लिख दिए हम गुणांकों का अनुपात, ठीक है। सबको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार जरूर से बताइएगा, ठीक है। गुणांकों का अनुपात जो है लिखो, और यहाँ पर a1 बाई a2 लिखो। तो a1 कौन है, जो x में गुना हो रखा है पहला समीकरण में, ठीक है। पहला समीकरण में a1 वाला होगा और दूसरा में a2 वाला, ठीक है। तो ये हो गया x का गुणांक 2 हो गया, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, x का गुणांक दूसरा समीकरण में जो है वो, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कुछ न होने का मतलब क्या है, 1 है, तो इसका 1 हो गया, यानी कि ये कुल मिला के 2 आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें b1 बाई b2 की, ठीक है, b1 बाई b2 की, तो इसको अगर हम ज्ञात करते हैं, तो इसको देखो यहाँ पर, ये पहला जो है b1 हो जाएगा, पहला वाला समीकरण में y का जो गुणांक है वो b1 हो गया, तो 3 होगा, ठीक है। बटा में क्या देखना है कि दूसरा वाला समीकरण में जो y का गुणांक है उसको b2 कहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ये y का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर आया 2 और यहाँ 3/2, क्या दोनों ये इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसका एक अद्वितीय हल है, इसीलिए इसका इसके अद्वितीय हल है, ठीक है, अद्वितीय हल है, या नहीं तो इसको लिख सकते हैं कि इसके केवल एक ही हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है। अब अद्वितीय हल है तभी जो है हम ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए अब क्या करो कि इसको जो है सीधे सीधे आओ यहाँ पर
और यहाँ से जो है इसको दोनों समीकरण को एक साथ पहले लिख लो। यहाँ ऑलरेडी एक साथ लिखा हुआ है, एक बार फिर से जो है आपको लिखना पड़ेगा। विलोपन विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर हेडिंग बना दो विलोपन विधि से, ठीक है, हेडिंग बना दो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है, ये हो गया। और अब जाकर के नीचे में क्या करना है कि यहाँ पर लिखो दोनों समीकरण को 2x + 3y, ठीक है। अब जो है क्या करना है कि यहाँ तक तो काम किए, यहाँ स्टैंडर्ड रूप में इसलिए लिखवाए थे कि हो सकता था हमें जरूरत पड़ सकता था किसका, C1/C2 का भी जरूरत पड़ सकता था, ठीक है। तो इसके लिए जो है ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जो है C1/C2 का भी लिखना पड़ जाता है कई सारा क्वेश्चन में, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके बाद देखो इधर जो है आते हैं हम लोग वापस से इस क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पर विलोपन विधि से हेडिंग बना दी और यहाँ पर क्या करना है आपको कि इसको जो है इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है -5 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा तो = 5 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही था हमारे पास। फिर इसको भी उसी तरीके से लिख लो, यहाँ x हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा, = ये -3 दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये केवल जो है 3 हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। और ये जो था हमारा समीकरण 1 था और इसी को जो है समीकरण 2 बोले थे, जैसा कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को जो है अब हमें क्या करना है कि अब हमें विलोपन विधि में, नाम से पता चल रहा है विलोपन विधि, तो किसी को न किसी को विलोप करना होगा, विलोप मतलब गायब करना, ठीक है, किसी को भी जो है छुट्टी लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन है वेरिएबल, तो x है और y है, इसमें x और y दोनों ही जो है वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो या तो x को हम यहाँ से विलोपित कर दे, गायब कर दे, या नहीं तो जो है y को कटाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक को कटना पड़ेगा। और इसके लिए क्या चाहिए भाई, कटने के लिए क्या चाहिए, दोनों का गुणांक बराबर हो, दोनों का गुणांक बराबर हो, यानी कि अगर x को कटाना है तो अगर यहाँ x के गुणांक में 2 है तो यहाँ पर भी x के गुणांक में 2 ही होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 2 ही गुणांक में होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात क्या, एक अगर प्लस में है तो दूसरा माइनस में होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए माइनस में, तभी तो इसको जो है जब जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस वाला सेम चीज जो है कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज ध्यान में रखना है, क्या क्या, तो एक काम करना है कि गुणांकों को बराबर करना है, जिसको हमको कटाना है यहाँ से, जिसको कटा के भगाना है, जिसको छुट्टी देना है उसको जो है हम बराबर करेंगे और चिन्ह को जो है अलग, एक जैसा चिन्ह दोनों के पास नहीं रहेगा, ठीक है। कभी सुने हो कि एक जंगल में 2 शेर रहते हैं, नहीं, तो वही काम यहाँ पर भी करना है। हालांकि इस जंगल में अलग अलग शेर हैं, ठीक, बट इसको हमें जो है एक जैसा करके फिर जो है दोनों को लड़वाना है आपस में और दोनों ही लड़के खत्म हो जाने हैं। तो करेंगे क्या कि अगर हम इस पूरे समीकरण में 2 से गुना कर दे, क्या करें 2 से गुना कर दे, तो ये 2 से गुना सिर्फ x में नहीं होगा, x वाले में भी होगा, y वाले में भी होगा और इक्वल के दूसरी तरफ जो है उसमें भी होगा, ठीक है, पूरे में गुना करेगा। और मुद्दा हमारा क्या है, जिसको कटाना है उसके बराबर करना। तो हम यहाँ x को कटवाना चाहते हैं तो x में यहाँ गुना में 2 हो रखा है, हमको यहाँ भी 2 चाहिए था, तो 2 से गुना करेंगे इसमें तो आ जाएगा, इसलिए पूरे समीकरण में हम 2 से गुना कर दिए। अब ये बराबर आ गया, बराबर आ गया। अब दूसरी बात क्या है कि इसको जो है दोनों का साइन तो सेम ही है, दोनों का साइन जो है वो सेम है, तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे तो सबका साइन जो है चेंज हो जाएगा, नीचे वाला का साइन जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार पहले एक जो है लिखना पड़ेगा फिर से, कि गुना किए हैं तो ये समीकरण बदल जाएगा, तो फिर से लिखना पड़ेगा दोनों को ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि 2x + 3y, पहला वाला समीकरण में तो कोई चेंज नहीं किए हैं तो उसको रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है, दूसरा वाला में चेंज किए हैं तो ये 2x हो जाएगा, x में गुना करके, फिर ये -2 × 4, सॉरी -2 × 2, -4 हो जाएगा, y हो गया, = ये 3 दूनी 6, इस तरीके से गुना करके आ गया। अब देखो यहाँ तक तो पहुंच गए, एकदम सही रहा, कोई तकलीफ जो है नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब क्या करना है, अब करना है तुमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साइन जो है एक ही जैसा है। अगर दोनों का साइन एक ही जैसा है, ठीक है, तब घटाएंगे, और साइन अलग अलग है तो जोड़ते हैं, साइन अलग अलग है तो
जोड़ते हैं। भाई ये जो है ऐसे थोड़ा सा लॉजिक जो है यहाँ पर समझो, अलग लॉजिक हम दे रहे हैं बट समझाने के लिए ये लॉजिक जो है ठीक रहेगा। अगर ये एक जैसा है यानी एक है तो इसको एक करने की जरूरत क्या है, यानी जोड़ने की जरूरत क्या है। अगर दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं तो फिर उसको जोड़ना ही क्या है ना। उसको कैसे हम जोड़े, वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना, तो इसको घटाएंगे। और अगर जो है साइन जो है अलग अलग है, ठीक है, ऑलरेडी अलग अलग है, एगो प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो दोनों को जो है एक करना है ना, दोनों को एक करना है, तो एक करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे सीधा, समझे। तो इस तरीके से जो है ये लॉजिक ध्यान में रखना। हालांकि ये एक्चुअल लॉजिक इसका नहीं है बट समझने के लिए काफी अच्छा लॉजिक जो है कह सकते हैं। तो अलग अलग साइन नहीं ना है इसका, दोनों इक्वल तो है बट सेम साइन है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसको जो है यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख दो घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हम घटाने पर, ठीक है। और अब क्या करो कि घटाने पर जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और ये 6 जो है प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। फाइनली इसका साइन जो है हम चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब जो है देखो ये जो है सेम चीज प्लस माइनस में है, खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस जुड़ने का काम होगा, तो +3 और 4, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ करके जो है 7y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी तरफ देखो, ये प्लस है और इधर माइनस है, ये प्लस है और इधर माइनस है, तो क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। तो घटाओ बड़ा वाला में से छोटा वाला, तो 6 में से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा। साइन किसका, बड़का का कि छोटका का, ऑफ कोर्स बड़का का। तो बड़ा वाला जो है ये 6 है, इसका साइन जो है माइनस में है, तो इसका साइन यहाँ माइनस जो है जिंदा रह जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकाल लो, यहाँ से y का मान जो है -1 ऑलरेडी था इधर, और ये जो है 7 यहाँ पर गुना में है, तो क्या करेंगे, 7 यहाँ गुना में है तो क्या करेंगे, जो है भाग में रख देंगे, इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गया, y का वैल्यू जो है हमारे पास -1/7 आ गया। क्या आ गया, -1/7 आ गया। ये है अपना y का वैल्यू, y की वैल्यू है। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है समझेंगे हम लोग x का वैल्यू जो है कैसे निकाले, ठीक है। तो x की वैल्यू के लिए ये जो है हम क्या किए हैं कि y का मान निकाल लिए हैं। तो अब किसी भी एक समीकरण में, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में हम y का मान रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक में, ठीक है, हम y का मान रखेंगे और वहां से x निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे तो समीकरण 1 से निकाल ले या नहीं तो समीकरण 2 से। ऑलरेडी हाँ नोट कर लिए हैं क्या इसको, ठीक है, तो इधर तो मिटा सकते हैं इधर, ठीक है, साथ में नोट करते हुए रहना है। अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है, अब समीकरण 1 से या फिर 2 से, तो हम समीकरण 2 से चल रहे हैं, ठीक है। आप किसी से भी लेकर आगे चल सकते हैं इसको, समीकरण 2 से लेकर चले तो सीधा x का मान जो है चलाएगा, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे और सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जो है समीकरण 2 को यहाँ ऑलरेडी लिख लो तुम पहले, ठीक है, 3y = 3, ठीक है, यहाँ पर 2y है ना, ये -2y = 3। तो अब यहाँ पर जो है y का मान रख देते हैं, ठीक है, y का मान जो है यहाँ पर रखने पर, तो y का मान कितना है, -1/7 है रखने पर, ठीक है, इस समीकरण में हम रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x -2 × -1/7 = 3 हो गया। अब इसको जो है देखो x और ये गुना में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखो, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2/7 = 3। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और ये जो है प्लस में इसके साथ कनेक्टेड है, तो दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ऑलरेडी है और इधर जाके -2/7। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं कि इसको देखते हैं कि ये बटा में है तो इधर जाके जो है गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ऐसा लिख देते हैं 3 × 7, ये जो है इसको नीचे में ले जाके ऐसे लिख देते हैं 2, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ये पूरा का पूरा जो है 2/7 जो है ये यहाँ पर प्लस के साथ जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। x के साथ इसका कैसा रिलेशन तो है, ये है, तो ये है प्लस का, ठीक है। तो दूसरी तरफ जाकर के ये माइनस हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। ये ऐसा जो है यहाँ पर बात कह रहा था। तो अब इसको जो है सॉल्व करो, यहाँ से x का मान निकालो, तो ये 3
इंटू 7 -2/7, इसका जो है यही होता है। ठीक है, तो 7×21 -2/7, तो इसका जो है यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, 19/7। 19/7 जो है हमारा यहाँ x का मान आएगा, x का मान आ गया 7, 19/7। इस तरीके से जो है हम लोग देखे, ये x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। अब जो है हमें देखना है कि तुम अगर चेक करना चाहते हो कि तुम्हारा जो आंसर है वो सही है या गलत है, एक बार पहले तो ये बताओ कि आंसर बाद में चेक करेंगे, पहले ये बताओ कि जो अभी सॉल्व करने का प्रोसेस बताए हैं उसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को भी कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह का? नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है भी तो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और दे रहे हैं, उसके द्वारा भी समझा रहे हैं, समझो उस बात को, फिर जाकर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो ये सब जब कर लिए हैं तो इसको लिख देना है लास्ट में, क्या स्टेटमेंट दे देना है अतः। ठीक है, लास्ट में जो है जब भी हम लिखेंगे तो स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो अतः x बराबर 19/7 ये हो गया, एवं y बराबर -1/7, y बराबर -1/7, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, इस तरीके से जो है लास्ट में ये लिखना है और बॉक्स में घेर के रख देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब आंसर चेक करने का तरीका क्या है, आंसर चेक करने का तरीका भी बता देते हैं, फिर जो है एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, वो रटना नहीं है, मैथ्स जो है वो रटने का चीज है ही नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो है तुम मैथ्स को समझो, रटने से कोई फायदा जो है होने वाला है नहीं, तो समझना जो है जरूरी है, इस पे ध्यान दो। और रही बात जो है कई बार जो है भूल जाते हो आप, तो उसके लिए क्या करना है, तो इसको प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन हम बनवा दिए, ठीक है, उसको जाकर के दोबारा से बनाओ, खुद से बनाओ। ठीक है, समझ में आ गया है तो खुद से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। पहला बार में हो सकता है कि आधा बने और आधा बीच में जाकर के जो है कोई स्टेप जो है भूल जा रहे हैं, तो वहां पर फिर से कॉपी में देख लो और फिर उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस तरीके से जो है बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, सेम पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा क्लियर होते चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अब जो है हम आंसर चेक करने का तरीका बता रहे हैं कि आंसर चेक कैसे करना है। तो दो समीकरण हमारे पास जो है अवेलेबल था। ठीक है, दोनों समीकरण क्या था भाई, तो एक जो है वो 2x - 3y माइनस था, ये प्लस था। ठीक है, +3y = 5 था। ठीक है, इस तरीके से था। दूसरा भी समीकरण था इसी तरीके से, ये था ऐसा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से किसी भी एक समीकरण में, चाहे हम पहला वाला में रखें चाहे हम दूसरा वाला में रखें, कुछ भी करें, जो है अगर हम x की जगह पर जो वैल्यू आया था उसको रख दे और y की जगह जो वैल्यू आया था वो रख दे, तो वो इन दोनों ही समीकरण के लिए संतुष्ट करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के x की जगह और y की जगह पर रख देने के बाद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ -3 करने के बाद, ठीक है, -3 करने के बाद जो है यहाँ पर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा ही आएगा अगर जो है आंसर हमने सही निकाला है तो। ठीक है, तो अगर जैसा कि अभी x का मान हम लोग निकाले थे 19/7, ठीक है, और y का मान जो था वो क्या था, गुना में है ना, ये तो -1/7 था, -1/7 था, -3। ठीक है, इसको देखते हैं कि जो है 0 आता है कि नहीं, तो LHS जो है सॉल्व करते हैं। 19/7 माइनस जो है यहाँ पर अगर करे तो ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये गुना में है, इसलिए गुना में है तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2/7 हो गया -3। ठीक है, अब देखो ये जो है इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बेशक। ठीक है, 7 हो गया और इसको जो है अब जोड़ दो सिंपली, 19 + 2 -3। अब इसको देखो, ये 19 और 2 21 हो जाएगा, 21/7 -3, और ये जो है 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 - 3 = 0, जो कि क्या है, RHS के इक्वल है ना, ये RHS के इक्वल है। यानी कि अगर ये दोनों ही वैल्यू
x की जगह पर x का जो मान सॉल्व करके निकाले हैं वो और y का मान जो निकला है उसको अगर रखे तो दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही को करेगा, दोनों को करेगा। आप अगर चेक कर रहे हैं तो केवल एक में रख करके देख लिए और उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दूसरे को चेक करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो दूसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, समझे? तो इस तरीके से जो है आंसर भी आप चेक कर सकते हो। अब इसके बाद जो है हम आपको आगे चल के बताते हैं एक और एग्जाम्पल, ताकि अगर कोई भी चीज जो है इस विलोपन विधि में आपको जो है लग रहा हो कि अधूरा रह गया है तो कोई बात नहीं, उसको भी जो है हम यहाँ पर निकाल के बता देते हैं। देखो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये हम अपने मन से एक बार फ्रेम कर लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 लिख दे यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा समीकरण जो है हम लिखे 4x माइनस, ये प्लस यहाँ पर लिखो, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखो और यहाँ पर जो है हम 3y कर दे रहे हैं इज इक्वल टू -12, ये है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर दो समीकरण आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जो है क्या करना है, तो पहला बात जो है आप इसको देखें कि इसका एक ही हल है या एक से ज़्यादा है। एक ही हल है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज कुछ फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करेंगे। क्या फॉर्मेलिटी है वो आगे जब आप बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पर चलेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, तो वो जो है प्रैक्टिस करके हम बता देंगे आपको। ठीक है, अभी फिलहाल इसको समझो कि करना क्या है। तो देखो हम जो है चेक करने के लिए मन ही मन क्या करते हैं कि पहला वाला सीधे सीधे जो x के सामने है वो, तो ऊपर वाला और नीचे वाला 3/4 हो गया और ये 2/3 हो गया, 3/4 और ये 2/3, तो क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका केवल और केवल एक ही हल है। ठीक है, तो अब जो है सीधे सीधे हम जो है सॉल्व करने पर चलते हैं। ठीक है, हमको जो है x और y का मान जो है विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ पर जो है देखें इसका विलोपन विधि से हल, ठीक है, तो करो क्या कि एक बार तो समीकरण जो है तुम उसको लिखो ही, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरा समीकरण जो है वो इस तरीके से लिख लो यहाँ पर। ठीक, और इसको जो है -12 पे इक्वल दिखा दिए। अभी जो है हम लोग x को कैंसिल करवाए थे, अभी क्या किए थे, x को कैंसिल करवाए थे। अब हम चाह रहे हैं कि y को कैंसिल करवा के निकाल के देखते हैं कि आता है कि नहीं, तो उससे भी आ जाएगा। y को कैंसिल करवाने के लिए y का जो गुणांक है वो जो है इक्वल होना चाहिए, यानी यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, लेकिन अलग अलग है ना, तो दोनों को बराबर करेंगे, दोनों को पहले बराबर करेंगे और फिर साइन जो है अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ तो सेम ही साइन है तो अलग करना पड़ेगा इसको, यानी कि अलग करने के लिए घटाना पड़ेगा, अलग करने के लिए घटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटा देते हैं इसको। ठीक, पहले तो बराबर तो कर ले इसको, तो बराबर करने के लिए देखो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे कि इसका जो y में जो गुना हो रखा है वो दूसरे वाले का पहले में गुना करेंगे और यहाँ पर जो गुना हो रखा है वो दूसरे में करेंगे। तो इसका देखो ये 3 से गुना हो गया पहला में, दूसरा वाला का जो y का गुणांक है वो पहला में गुना हो गया, और यहाँ पर जो है इसमें पहला वाला का जो y का गुणांक है वो दूसरे समीकरण में गुना हो गया। तो इससे क्या होगा कि ये 3 दूना 6y हो जाएगा और ये 2 तिहाई 6y, यानी 6y और 6y दोनों में ही आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, और करना ही तो हमें यही है, बराबर करना ही है। उसमें ऑलरेडी जो है पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर में 2x था, नीचे में x था, तो इसमें खाली x से गुना कर दिए थे, खाली इसमें x से गुना कर दिए थे, तो यहाँ पर दोनों बराबर आ गया था। तो ऊपर नीचे गुना करने का जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग गुणांक दिया हुआ था तो बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यही तरीका है, समझे? तो अब जो है क्या करो, ये पूरे से गुना करेगा ना, ये पहला वाला टर्म से भी करेगा, y वाले से भी करेगा और c से भी करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली y वाले से गुना करा के लिख देना, फिर तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको गुना करा के लिखो, तो ये 3 से इधर आके गुना करेगा, तो 3 तिहाई 9x प्लस है तो प्लस देंगे, और ये यहाँ पर 2 तिहाई 6y इज इक्वल टू यहाँ 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो यहाँ पर ये 8x हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है देखोगे यहाँ तो ये जो है 6y हो गया, और ये जो -12 है ये -24 हो जाएगा, -24 हो गया। अब इसको जो है देखो क्या करना है हम लोगों को, तो इसको जब अब हम कैंसिल करवाएंगे तो देखो ये जो है इक्वल तो हो गया, यहाँ पर हमारे पास इक्वल तो हो गया है, y वाला जो है गुणांक इक्वल है, ये भी 6y है ये भी 6y है, लेकिन इन दोनों की जाति जो है अलग है, ठीक है, जाति जो है अलग है। और अब जाति अलग है तो दुनिया इसके प्रेम को जो है एक्सेप्ट करेंगी नहीं, ठीक है, तो दुनिया जो है इसको अलग कर देगी। अलग करने के लिए होता है हटाना, दोनों को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो घटाओ इसको, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर घटाने पर। पिछली बार क्या लिखे थे, वो वहां पर भी घटाने पर ही लिखे थे, है ना, अलग अलग करना था तो, ठीक है, साइन चेंज करना था, तो अब लिखो यहाँ पर साइन चेंज करो, प्लस में है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस कर दो। अब ये सेम चीज प्लस माइनस में हो गया कैंसिल, दोनों जो है प्रेमी मर गए। अब मर गए तो कहानी खत्म, यहाँ से इसका y का कहानी खत्म। अब इसमें से क्या करना है देखो, 9x और 8x, तो इसमें से घटाओगे, है ना, घटाना है तो एगो x जिंदा रह गया, x बराबर जो है, अब इधर देखो ये जो है दोनों को जोड़ दो, प्लस और प्लस, तो ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी x का मान हमको मिल गया है कितना, 36, x का मान मिल के आ गया है 36, ठीक है। अब y का मान जो है देखो क्या आता है, तो y का मान जो है हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे या नहीं तो समीकरण 2 में रखेंगे, किसी में भी रख करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर करते क्या है कि समीकरण 1 से निकाले चाहे 2 से, जिससे निकालना चाहो निकाल लो, तो 1 से ही अभी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में जो एक दिया है उसको एक बार लिख लो, 3x + 2y = 4। अब इसके बाद जो है यहाँ पर x का मान रख दो, 3 × x का मान कितना है 36, ठीक है, गुने 2y, सॉरी गुना नहीं है ये प्लस है, प्लस 2y = 4। अब इसके बाद यहाँ से देखो ये 36 × 3 ये हो जाएगा 108, ठीक है, 36 × 3 हो जाएगा 108, और प्लस में यहाँ पर 2y और यहाँ 4 है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ, 2y जो है यहीं पे रह जाएगा, इसको यहीं रहने दो, 2y को यहीं रहने दो, और दूसरी तरफ 4 ऑलरेडी बैठा हुआ है, और ये इसको जो है हम 108 को दूसरी तरफ ला रहे हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, -108 हो गया, साइन चेंज कर गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार जल्दी से बता भी देना, ठीक है। सबको समझ में आ ही रहा होगा, ना समझ में आया ऐसा कोई बात है नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है ये, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये घटाओ, तो ये कितना हो जाएगा, -104 हो जाएगा, और ये बटा में 2 हो जाएगा, ये गुना में जो था 2 ये यहाँ आके क्या हो जाएगा बटा में। अब इसको कैंसिल कराओ, 5 से 2 बार में, 5 और 2 बार में, यानी कि ये y का मान जो आ जाएगा -52, खाली 52 मत लिखना होगा, ठीक है, खाली 52 नहीं लिखना है, यहाँ माइनस अभी तक जिंदा है, ये ध्यान रखना, टाइगर अभी जिंदा है, इसको भूलने की कोशिश करोगे तो ये खा जाएगा, समझे। ये हो गया, तो अब इसके बाद जो है लास्ट में जो है एक काम तो करना ही रहता है, लिख देना अतः x = 36 एवं y = -52। अच्छा इसको चेक कर ले, है ना, यहाँ पर देखो चेक कर लेते हैं इसका आंसर जो है सही है कि नहीं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। लो देखो, तो इसके लिए पहला वाला समीकरण में चाहे दूसरा में, किसी भी समीकरण में जो है x और y का मान रख के देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं इसका मान, ठीक है, LHS में, तो x का मान जो है वो कितना है 36 है, तो 36 रखेंगे, प्लस में ये 2 और y की जगह पर -52 रखेंगे, -52 रखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो ये 108 हो जाएगा, और इसका देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और दोनों का गुना करो तो 52 दूनी 104, इन दोनों को घटाओ भाई, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। LHS वाले को हम लोग सॉल्व किए अभी, है ना, LHS वाले को सॉल्व किए, और हमारा इसको सॉल्व करने के बाद RHS यानी कि 4 मिल गया। तो अगर इस बात को ये फॉलो कर रहा है तो आंसर सही है, ठीक है। ये ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया। ये तरीका काफी जो है आसान है और बेहतरीन ढंग का है ये, ठीक है। तो विलोपन विधि से अगर हम आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे और बोले कि इसको जो है विलोपन विधि से सॉल्व करो, कोई भी 2 समीकरण हम आपको दे दे, तो विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना कि अगर जो है उसने बोल रखा है, मेंशन करके रखा है कि इस क्वेश्चन को जो है आप विलोपन विधि से बनाएं,
तब आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर प्रतिस्थापन विधि से बनाने को कह रहा है तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, ग्राफीय विधि से बनाने को कहा है तो ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करिए, और वज्रगुणन विधि का इस्तेमाल करने को कह रहा है तो वज्रगुणन विधि से बनाइए। लेकिन अगर उसने सिर्फ कहा है हल करें, ठीक है, किसी विधि का नाम नहीं बताया उसने, ना तो बताया बीजगणितीय विधि का नाम और ना ही बताया है उसने ग्राफीय विधि का नाम, तो ग्राफ वाला में तो ऐसे ही झंझट रहता है भाई। तो इसीलिए तो हम तुमको शुरू में ही बोले कि ग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसको स्टॉक में रखो, बैकअप के लिए तर्कस में जो है वो उसको बचा के रखो कि जब भी जरूरत पड़ेगा तो तर्कस से वो तीर निकाल कर फेंकेंगे। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर हमें ग्राफ जो है अगर मन कर रहा बनाने का तो मन को रोक लेना है कि नहीं भाई ग्राफ वाला मत बनाओ, विलोपन विधि चाहे वज्रगुणन विधि दोनों में से कोई भी बना लो, या 3 विधि है ना बीजगणितीय में तो उसमें से कोई एक से बना दो। ठीक है, अगर विधि नहीं बताया है तो ये काम करते हैं, अदरवाइज जो है आपको लिखा रहता है आमतौर पर कि आपको किस विधि से बनाना है। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से जो है विलोपन विधि से जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि इसलिए बताए हैं जानते हो, बहुत ही मजेदार बात है, विलोपन विधि हम बताए हैं ताकि आप जो है चीटिंग कर सको। हम आपसे चीटिंग करवाएंगे एक जगह, ग्राफीय विधि से हल करते समय जो है आपसे चीटिंग करवाएंगे हम। ठीक है, और ये चीटिंग भी जो है आपके हक में ही है, आपके विरुद्ध नहीं है, और इसके लिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करेगा। ठीक है, कोई कह भी नहीं सकता कि आप चीटिंग कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं बट किसी को कहने की हिम्मत नहीं होगी कि आप चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी चीटिंग होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा चीटिंग है भाई, तो वो विलोपन विधि है भाई, वो जो अभी सिखाए हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि सबको समझ में आ गया, तो समझो तुम ग्राफीय विधि में चीटिंग करके जो है बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और ये चीटिंग तुमको करना ही पड़ेगा। अगर चीटिंग नहीं करोगे तो ग्राफीय विधि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ठीक है, तो इसके लिए जो है ध्यान रखो कि चीटिंग यहाँ पर करना है। ठीक है, और उसके लिए विलोपन विधि अच्छे से आना चाहिए, तो इसको अच्छे से जो है प्रैक्टिस करो, समझो इसके कॉन्सेप्ट को, और कुछ क्वेश्चंस जो है हम होमवर्क में भी दे रहे हैं, पहले उसको जो है सॉल्व करो। ठीक है, पहले उसको सॉल्व करो और फिर जाकर के जो है हम आपको ग्राफीय विधि भी सिखाएंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि आज हम सिखा दिए हैं, आज हम इतना ही रहने देते हैं विलोपन विधि, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपको सिखाएंगे ग्राफीय विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सिखाएंगे आपको ग्राफीय विधि। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है अगर सिलेबस में अभी फर्स्ट टर्म एग्जाम के सिलेबस में प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि रहा तो उसको भी सिखा देंगे। ठीक है, वो हमको देखना पड़ेगा सिलेबस की ये दोनों जो है उसमें है कि नहीं, बट ग्राफीय विधि तो है भाई, तो ग्राफीय विधि हम सिखा देंगे कल ही। ठीक है, और अगर ऐसा है तो कल जो है इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, मतलब लास्ट क्लास जो है फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर जब फर्स्ट टर्म एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम से जो है फिर से इस अगले एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो, तो इसको जो है हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, तो इसका होमवर्क जो है आपको जो है नोट कर लोगे। ठीक है, कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर हम होमवर्क जो है दे देंगे, आप जो है वहाँ पर देख लेना इसको, और सॉल्व करके आप अपना होमवर्क चेक भी करा सकते हो। चेक कराने का तरीका है होमवर्क सबमिशन पोर्टल। ठीक है, होमवर्क सबमिशन पोर्टल, इसका लिंक जो है हम ऑलरेडी पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, आप वहां से अपना होमवर्क जो है चेक करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो को पूरा देखे हैं, पसंद आया, आपको विलोपन विधि सीखने में आसानी हुई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करिए ताकि वो भी जो है विलोपन विधि से हल करना सीख सके। और सबसे ज़रूरी बात कि जब दोस्तों के बीच की बात ही है तो चीटिंग करना वो भी सीख जाए, समझे? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।